तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। ब्रोकली की उन्नतशील प्रजातियां एवं नर्सरी तैयारी पर जानकारी। मेथी की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। नींबू के बागानों में किए जाने वाले सामयिक प्रबंधन कार्य। सब्जियों के अंतर्गत हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च व कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की जाती है। किसान भाइयों, आप इन परंपरागत फसलों से हटकर कुछ ऐसी फसलों का भी चुनाव कर सकते हैं जिनसे आपको अधिक आय प्राप्त हो, जिनमें आप ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, लेट्यूस, सेलरी, ब्रोकोली का चयन कर सकते हैं और इनकी मांग होटलों और रेस्तराओं में होने के कारण अधिक आय ले सकते हैं। तो आज आपको ब्रोकोली में महत्व और पौधशाला तैयारी पर जानकारी देने हेतु मिलवाते हैं सब्जी अनुसंधान केंद्र पंतनगर के प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। ब्रोकोली, जिसे सामान्य भाषा में हरी गोभी भी कहा जाता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त सब्जी है। किसान भाइयों, अगर इससे उगाकर आप लाभ कमाना चाहते हैं तो ये बहुत उपयुक्त सब्जी है जिसके द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ब्रोकोली बोने का ये उचित समय है। इसकी पौधशाला डाली जा सकती है। पौधशाला डालने के लिए आपको अन्य फसलों की तरह एक ऊंची क्यारी का चुनाव करना पड़ेगा। पौधशाला डालने से पहले जिस भूमि का चुनाव किया है उसको पूरी तरह से उपचारित कर लें। उपचारण का जो तरीका है वो अन्य सब्जियों की तरह सौरीकरण इसमें किया जा सकता है, जिसमें कि अधिक समय लगता है। इसके अलावा रसायन का उपयोग कर भी इसको उपचारित किया जा सकता है, जिसमें कि फॉर्मेलिन का घोल से आप अपनी क्यारी को तर कर सकते हैं और इससे जो है आपकी जो क्यारी है वो पूरी तरह से जीवाणु कीटाणु मुक्त हो जाती है। क्यारी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। गोबर या वर्मी कंपोस्ट की खाद को मिला लें। मिलाने के बाद उसको थोड़ी देर छोड़ दें जिससे कि उसमें हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो जाए और उसकी ऊंचाई करीब 15 सेंटीमीटर रखिए, चौड़ाई 1 मीटर रखिए और लंबाई आवश्यकता अनुसार रखिए। इसमें जो बीज लगता है वो करीब 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। उसी हिसाब से अपनी पौधशाला आप डाल सकते हैं और उसके बाद जब क्यारी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो उसमें बीज को बोने से पहले बीज को ज़रूर उपचारित कर लें। ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि जब भी आप किसी बीज का उपचारण करते हैं तो मिट्टी के बर्तन में करें।
एल्युमिनियम या लोहे के बर्तन में उपचारण करने से बचें, क्योंकि इससे रसायन क्रिया होती है जिसकी वजह से बीज खराब होने की संभावना रहती है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि जब बीज का पूरी तरह से उपचारण हो जाता है उसके बाद इसकी बुआई करें। बीज को पंक्ति में ज़रूर बोएं, क्योंकि अगर छिड़क के बोते हैं तो बहुत सारा बीज आपका नुकसान होगा, और जहाँ पर बीज घना होगा वहाँ पर पौध की जो लंबाई अधिक होगी, और उसकी वजह से जब आप रोपाई के लिए ले जाएंगे तो उसमें टूटन होगी। तो ये ज़रूरी है कि जब भी बीज आप बोएं तो बोने के बाद उसको ढक दें, और हल्के ढंग से ढकें जिससे कि उसमें मिट्टी का दबाव ना पड़े, क्योंकि अंकुरण के समय वो निकलता है, और अगर मिट्टी कठोर होगी और दबी हुई होगी तो उसके अंकुरण में दिक्कत आएगी। तो जब आप बीज बो लेते हैं उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। हल्की सिंचाई आप फुहारे के द्वारा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें पुआल या किसी और घास पतवार को बिछा सकते हैं। इसको हम मल्च कहते हैं, और मल्चिंग का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि भूमि के अंदर जो नमी है बनी हुई है वो लंबे समय तक बनी रहती है, और एक गर्मी उत्पन्न होती है जिसके द्वारा बीज का जमाव तेज़ी से होता है। तो किसान भाइयों, ये ध्यान रखना है आपको, जैसे ही बीज का जमाव शुरू होता है, पौध निकलनी शुरू हो जाती है, उसके तुरंत बाद ही आपको ये जो मल्च है हटा देनी है। मल्च जैसे आप हटाते हैं उसके बाद हल्की सिंचाई ज़रूर करें, और समय समय पर इसमें सिंचाई करते रहें जिससे कि इसकी नमी न कम हो। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी आप पानी डालें वो हजारे से डालें, फुहार के रूप में डालें, जिससे कि उसमें नमी भी बने और पानी भी ज़्यादा न रुके। इसके बाद अगर किसान भाइयों आपको लगता है कि भारी बारिश होने की संभावना है, या पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे बर्फ़ गिरने की संभावना है या ओले गिरने की संभावना है, तो उसके लिए एक प्लास्टिक का टनल बनाया जा सकता है जिसको हम पॉली टनल कहते हैं। लो कॉस्ट होता है, ये बांस के द्वारा भी बनाया जा सकता है और आयरन के रॉड से भी बनाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, जैसी सुविधा है आपको, जैसा उपलब्धता है, उसी के अनुसार आप एक लो टनल बना लें और पॉलीथीन शीट से उसको ढक दें। जहाँ पर धूप हो रही है या दिन में जब भी आपको लगता है कि मौसम ठीक है, तो आप उस पॉलीथीन शीट को थोड़ा सा ऊपर कर दें जिससे हवा का आवागमन बना रहे। समय समय पर निराई गुड़ाई ज़रूर करते रहें जिससे जड़ों के आसपास वायु का संचार अच्छा बना रहे। और यदि फिर भी कोई पौध सड़ती है तो बेबिस्टिन का घोल बनाकर उसकी जड़ के आसपास ज़रूर डाल दें जिससे कि ये बीमारी रुक जाती है। तो ये ज़रूरी है जब पौधशाला आपकी तैयार हो जाए, फसल करीब आपकी जिसे पौध कहते हैं वो करीब आपकी 25 से 30 दिन की हो जाए, तब रोपाई के लिए इसको तैयार समझें। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप अपनी नर्सरी तैयार करते हैं तो वो अच्छी नर्सरी तैयार होती है और इसको आप बिक्री भी कर सकते हैं और रोपण के लिए भी ले सकते हैं। प्रदेश में छोटी जोत के किसान भाई बेहतर आमदनी प्राप्त करने हेतु मसाला फसलों की खेती करते हैं, जिसमें मेथी की बुआई हरी पत्ती तथा बीज दोनों उद्देश्यों से की जाती है और यह समय इसकी बुआई हेतु अनुकूल है। परंतु हमारे ज़्यादातर किसान भाइयों को इसकी बुआई की वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी नहीं होती। आप स्वयं सुनिए इन जिज्ञासु किसान को। मैं मेथी की खेती करना चाहता हूं और डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहता हूं किन प्रजातियों का चयन करूं, खाद कितनी डालूं, उसमें बुआई कैसे करूं। अतः किसान भाइयों, अगर आप भी मेथी की बुआई करना चाहते हैं तो इसकी बीज बिजाई प्रक्रिया को आप किस प्रकार अपनाएंगे, यह जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग कन्नौज के डॉक्टर KP सिंह। मेथी हमारी देश की हरी पत्तेदार सब्जी है जिसको हम इस समय जो सीज़न चल रहा है इसका बहुत उपयुक्त समय है। मध्य सितंबर से लेकर के मध्य नवंबर तक इसकी बुवाई का उचित समय है और इसको हम दो रूप में इसका प्रयोग करते हैं, हरी पत्ती सब्जी के रूप में और इसको बीज को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं।
खेत की तैयारी को हम करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं, दूसरा 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके इसको मिट्टी को भूमि को समतल बना लेते हैं। इस जहाँ तक प्रजातियों की बात है, इसमें 2 तरह की प्रजातियाँ होती हैं। एक साधारण मेथी जिसको कि हम देसी मेथी के नाम से जानते हैं। इसमें हमारे कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रजाति निकाली गई आज़ाद मेथी वन। इसके अलावा और प्रजातियां हैं, जैसे हमारा राजेंद्र, कांति और पूसा अर्ली बंचिंग, मेथी नंबर 47 और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी और साधारण मेथी में थोड़ा सा अंतर है। ये जो देसी मेथी है थोड़ी जल्दी बढ़वार वाली होती है और ये सीधी बढ़ती है, हर जॉइंट पर 2-3 फूल आते हैं। और कसूरी मेथी धीमे बढ़ती है और चारों तरफ फैलती है, इसमें गुच्छों में पीले फूल आते हैं। तो इस समय हम इसकी बीज की बुआई करेंगे और ये समय बहुत उपयुक्त है। इस समय जहां तक बीज दर की बात है तो प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु कसूरी मेथी की 20 से 25 किलोग्राम तथा अन्य प्रजातियों की 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित अवश्य कर लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। मेथी की खेती के लिए 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय ठीक प्रकार से भूमि में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद 25 किलोग्राम नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और इसकी बीज की बुवाई लाइनों में 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी बुवाई करते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है, हर 10-15 दिन बाद हम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं और जब हमारे 4-5 पत्तियों का पौधा हो जाता है उसके बाद 15-20 दिन के बाद कटाई शुरू कर देते हैं। 2-3 कटाइयाँ लेने के बाद हम बीज के लिए भी इसको पौधे को छोड़ देते हैं और इसका बाजार भाव बहुत अच्छा है। इससे हम कम छोटी सी जोत में भी अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। फलों में नींबू का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी मांग बाजार में वर्ष भर रहती है। अतः इससे गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान में प्रबंधन कार्य जैसे बाग की समय पर साफ सफाई, पोषक तत्वों का प्रयोग, सिंचाई इत्यादि के संपादन की आवश्यकता है। लेकिन देखा ये जाता है कि किसान इन प्रबंधन कार्यों को पुष्पन या फिर फलन की अवस्था पर संपादित करते हैं, जिससे उद्यान में पोषक तत्वों की कमी तथा सिंचाई में अनियमितता के चलते पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। अतः किसान भाइयों, वर्तमान में नींबू उद्यान में संपादित किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजू भारद्वाज से।
अभी लगभग नींबू में तुड़ाई का कार्य संपन्न हो चुका है। तुड़ाई पूर्ण रूप से होने के बाद में ये समय होता है पौधे को धीरे धीरे रेस्टिंग पीरियड में जाने के लिए। इस समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि बगीचे में बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं दें, धीरे धीरे करके उसको सुखाव की तरफ जाने दें ताकि उसके पोषक तत्वों की उपलब्धता वो घटे और जिससे पौधा जो है, जिसको अपन कहें कि स्ट्रेस या सुसुप्त अवस्था में या नींद की अवस्था में चला जाए, क्योंकि इससे पहले पौधे ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फलन दिया है और उसको अब बराबर आराम नहीं मिलेगा तो अगली फसल हमारी अच्छी नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले नवंबर के जो महीने में आप पानी को रोक दीजिए या हल्का पानी दे करके छोड़ दें उसे, और उसके बाद में दिसंबर माह में उसके जड़ों में, जो तने के बिल्कुल पास में जो जड़ क्षेत्र होता है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रेशे टाइप जड़ें आ जाती है। तो तने के बिल्कुल पास में 1.5 फीट के घेरे में आप लगभग 30 सेंटीमीटर गहराई तक एक गड्ढा बनाइए और वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे रेशे छोटे छोटे बालों की तरह एक गुच्छे के रूप में जड़ों का कुछ भाग बना हुआ है। आप उसको निकाल दीजिए और जो गड्ढा आपने बनाया है लगभग 2 या 3 दिन तक उसको ऐसे खुला रहने दीजिए। इस समय एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी यह है कि किसी भी प्रकार से जो जड़ें हैं, बड़ी जड़ें हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। केवल मात्र हमें बारीक बाल जैसे रेशे जो हैं उनको निकालना है। 3 दिन 4 दिन उसको खुला रखने के बाद में आप उसको वापस वहीं जो खेत की मिट्टी है, आसपास की मिट्टी है, उससे उसको वापस चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ा दें, थोड़ा ऊंचा कर दें और तने से 1 फीट दूरी से लगभग 3-3.5 फीट तक की दूरी के बीच में अच्छी 15 सेंटीमीटर गहराई तक की गुड़ाई कर दें। ऐसा करने से पौधा पूर्ण रूप से रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा और ये कार्य आप 15 दिसंबर से लेकर के दिसंबर आखिरी तक कर सकते हैं और जनवरी माह में पौधे को इसी स्थिति में रखें और पूरी कोशिश ये करें कि पौधे के अधिकांश पत्ते सर्दियों के कारण से परिपक्व होकर के झड़ जाएं। इस दौरान किसी भी हाल में नींबू के बगीचे में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इसमें हम पानी देते हैं तो पौधे की सुसुप्त अवस्था है, जो नींद ले रहा है, वो आराम की अवस्था है, वो उसकी भंग हो जाएगी और उसमें पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाएगी, नई पत्तियां आने लगेगी और वो सर्दी के कारण से फूल झड़ सकते हैं, पत्तियों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप जनवरी माह तक इसको ऐसी प्रकार से रखें। जनवरी माह के अंत में या फरवरी माह के पहले सप्ताह में एक पौधे में 10 किलोग्राम अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खड़, 100 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास और 50 ग्राम फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इनका एक मिक्सचर बनाएं और मिक्सचर बनाने के बाद में तने से दूर, जिस प्रकार से अपन ने जो क्षेत्र जिसमें गुड़ाई करी थी उसमें भी आधा क्षेत्र जो बाहर की तरफ है, मतलब पौधे से लगभग 3 फीट दूर से लेकर के 4.5 फीट तक, और दूसरी तरफ ये देख लें कि पौधे की जो बाहर की पत्तियों का जो फैलाव है उसके बिल्कुल नीचे 2 से 2.5 फीट चौड़ी एक रिंग बनाएं और रिंग की गहराई जो है वो 15 सेंटीमीटर रखें और उसमें ये पूरा खाद डाल करके उसको वापस कवर अप कर दें। कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में या बिना सड़ा हुआ गोबर की खाद नहीं डालें। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्य हेतु दिए जाने वाले सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में
इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश लगभग साफ रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में गिरावट जारी रहने के कारण अधिकतम तापमान 26 से 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 9 से 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, रात्रि में ठंड का प्रकोप बना रहने, सुबह के समय हवा में नमी 92 से 96% एवं दोपहर के बाद हवा में नमी 35 से 45% के मध्य रहने, हवा 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। किसान भाई उचित मृदा नमी वाले खेतों में इस सप्ताह गेहूं की मुख्य किस्में यूपी 2554, PBW 550, PBW 502, यूपी 2338, यूपी 2584, यूपी 2572, यूपी 2382, HD 2687, PBW 343, PBW 154, WH 542 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज की बुआई करें। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ रखें। बुआई की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर पंक्ति में करें। चना एवं मसूर की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई उचित मृदा नमी की दशा में चना एवं मसूर की उन्नतशील प्रजातियों की बुआई करें। मसूर की मुख्य प्रजातियों में पंत मसूर 5, पंत मसूर 6, छोटे दानों की पंत मसूर 8 या बड़े दाने की पंत मसूर 7 जिसे मलका मसूर भी कहते हैं, बीज उपलब्ध होने की दशा में 15 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। जिन कृषक भाइयों की जौ की फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है वे पहली सिंचाई करें तथा ओट आने पर 30 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। सरसों की जो फसल 30 से 35 दिनों की हो गई है तब फसल में 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर हल्की सिंचाई कर दें। ओट आने पर निकाई कर घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर नियंत्रित करें। इस सप्ताह गन्ने की पेड़ी की फसल की कटाई हेतु अनुकूल मौसम रहने की संभावना है। अतः गन्ने की पेड़ी फसल की जमीन की सतह से कटाई इस सप्ताह प्रारंभ कर दें। लीची के नए बागों में लोबिया, बरसीम तथा सब्जी मटर, धनिया, पालक, मेथी, आलू आदि की बुआई करना आर्थिक लाभप्रद रहेगा। अतः इनकी बुआई इस सप्ताह करें। आलू की पहले बोई गई फसल यदि 20 से 25 दिनों की हो गई है तब हल्की सिंचाई करें। इसके बाद ओट आने पर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया पंक्तियों के बीच में समान रूप से डालकर मिट्टी चढ़ा दें। प्याज के बीजों की नर्सरी में बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। इस हेतु किसान भाई प्याज की उन्नतशील प्रजातियां पूसा रेड, पूसा रत्नार, नासिक रेड, पूसा माधवी, पंजाब रेड राउंड में से किसी भी प्रमाणित बीज का चयन करें। 6 वर्ग मीटर आकार की क्यारी में 400 ग्राम बीज की दर से 10 क्यारियों में बुआई करें, जो कि 1 एकड़ खेत में रोपाई हेतु पर्याप्त होगा। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। अन्नदाता लेकर आया है निशुल्क फोन हेल्पलाइन सेवा 1800-425-4085 सोमवार से शनिवार सायं 5 से 6 बजे केवल उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड हेतु। कोरोमंडल का ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद, जिससे आपकी फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही नहीं बल्कि 13% सल्फर भी प्राप्त होता है, जिससे खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए
चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है राजापुर चित्रकूट से विकास त्रिवेदी ने। आप एक दुधारू नस्ल की गाय को खरीदते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। गाय खरीद रहे हैं या भैंस खरीद रहे हैं, तो जब हम दुधारू पशु खरीदें तो सबसे पहले मुख्य ये बात है कि उसको देख लें कि उसकी जो पेरेंटेज है, यानी उसके माँ और बाप का जो रिकॉर्ड है, उसके भाई बहन का जो रिकॉर्ड है, उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका कैसा रिकॉर्ड है। अगर वो उपलब्ध है तो उस पर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ जिस पशु को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, चयन करने जा रहे हैं, उसके स्वास्थ्य को देखें, उसके ग्रोथ को देखें और उसके साथ उसकी उम्र का मिलान करें कि उसकी उम्र के साथ उसका स्वास्थ्य कैसा है। वो एक शानदार चमकदार शरीर पर त्वचा होनी चाहिए और बालों को भी रूखापन लिए हुए नहीं होना चाहिए। कि आप उसके सिर के भाग को देखें जिसमें उसकी आंखें चमकदार होनी चाहिए, उसके नथुने चौड़े होने चाहिए, उसकी गर्दन तुलनात्मक ढंग से थोड़ी लंबी होनी चाहिए, उसकी त्वचा पतली होनी चाहिए और उसका पीछे का जो भाग है, पिछोटा जिसे आम भाषा में कहा जाता है, वो पीछे की तरफ को थोड़ा चौड़ा होते हुए जाना चाहिए। एक दुधारू गाय की इनडायरेक्ट तरीके से पहचान है कि अगर आप उसे चलाकर देखेंगे और पीछे से देखेंगे जब वो चल रही होगी तो उसकी गति थोड़ा मध्यम होगी और पिछले पैरों को थोड़ा चौड़ा करके वो चलेगी, जो कि ये बताता है कि उसके आयन का प्रमाण कितना है। अगर उसके पिछले दोनों पैर पास पास होंगे और उसकी गति तेज होगी तो संभवतः वो गाय अधिक दुधारू नहीं होगी। फिर आयन और आयन से निकलने वाली जो शिराएं हैं उन पर भी मुख्य ध्यान देना चाहिए। आयन खूब बड़ा जितना हो सकता है उतना होना चाहिए। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीनेट द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव पर। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadata.up@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।